Hello Adit, am I audible to you? Yes, sir. Good evening. So today's topic is ionization energy. In the last class, we did the atomic radius and उसका जो trends, exceptions, irregularities जो भी है, we have learned that, right? Yes, sir. So in a continuation, today we are going to start with the next property called ionization energy. Now, I guess ionization energy का definition पता होगा. Let me define. Look, let's say this is a nucleus. This is the outermost shell and this is an electron on the outermost shell. ठीक है. So when I say that the electron on outermost shell is most loosely bound by the nucleus का attraction इस पे सबसे कम होता है. Yes, sir. ठीक है. तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसके लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए होता है, प्रोवाइडेड दिस एटम इज प्रेजेंट इन ग्राउंड एंड गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड कंडीशन पे. ठीक है. तो ये गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम को इसका ग्राउंड स्टेट में ये जो एनर्जी है विच इज मोस्ट लूजली बाउंड बाय द न्यूक्लियस विच इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए और इसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. समझ में आया? Yes, sir. तो इफ यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस गैसियस आइसोलेटेड एटम फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो क्या होगा? तो फिर a gaseous cation will form. ये न्यूट्रल एटम है. रिमूव द इलेक्ट्रॉन बाय सप्लाइंग आई, यू विल गेट ए गैसियस कैटायन. ठीक है. Okay. तो यहाँ पे Yes, sir. डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन isolated gaseous atom in its ground state to produce a cation at infinite distance. ये समझ में आया? Yes, sir. Now my question is, what is the thermodynamic nature of the process? Thermodynamic nature मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी सप्लाई करना होगा और एनर्जी विल बी रिलीज्ड. टू रिमूव द Uh, इलेक्ट्रॉन द एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड और एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड. Energy must be released. आर यू श्योर? बिकॉज एज फार आई कैन सी कि ये न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इफ यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें ये अट्रैक्शन को तोड़ना है. तो फॉर दैट यू नीड टू सप्लाई द एनर्जी. Okay. यस और नो? Got it. Yes, sir. सो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. Endothermic. Endothermic matlab where the energy is supplied or energy is absorbed by the system. So thermodynamic nature, what do you see? The energy is absorbed from surroundings. The system gains energy to release the electron from nuclear attraction. और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच क्या होता है? डेल एच पॉजिटिव होता है. डेल एच मतलब चेंज इन एनर्जी. डेल एच मतलब क्या है? Okay. चेंज इन एनर्जी. डेल्टा मतलब चेंज and H is normally called enthalpy, but for now until we do thermodynamics we'll study H as energy. ठीक है. एनर्जी चेंज पॉजिटिव क्यों हो रहा है? बिकॉज इफ यू सप्लाई द एनर्जी तो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से ज्यादा होगा, है Hmm. ना? तो फिर Yes. एनर्जी का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव. सो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. Yes, ठीक sir. है. नाउ द क्वेश्चन इज कि it is always defined for isolated gaseous atom. Why not in solid or liquid state? Gaseous atom क्यों ले रहे हैं? Can you tell me Uh, कि why we are considering gaseous isolated atom and not solid or liquid? because because in a gas, it is there's weak intermolecular force of attraction between the देखो, particles. the point is simple. Let's say there are 50 students in an exam hall giving an exam. ठीक है. तो क्या होता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ एग्जाम देता है सेम रूम पे, तो कुछ ना कुछ तो कलेक्शन हो जाता है ना. Hmm. लेट से कोई स्टूडेंट को एक दो आंसर नहीं आता है तो वो एक दो जगह से कलेक्ट करने का ट्राई करेगा. तो Hmm. इन दैट केस जो मार्क्स मिलता है स्टूडेंट को, दैट माइट नॉट बी द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हिज प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें बाकी दोस्तों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है. Yes, sir.
बट इफ द सेम स्टूडेंट इज गिविंग द एग्जाम इन एन आइसोलेटेड रूम जहाँ पे और कोई नहीं है, देयर इज नो अदर रिसोर्सेज, तो फिर उसमें जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी द एग्जैक्ट और परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हिज प्रिपरेशन, Yes. है ना? तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड स्टेट पे तो द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होता है, लिक्विड पे भी इट विल बी क्लोजर देन गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में एटम्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एंड देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो आई कैन कंसिडर ईच एटम एज एन आइसोलेटेड एटम एंड इस पे जो रिजल्ट मिलेगा दैट शुड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। यू गेट मी? Yes, sir. So that the intermolecular forces do not interfere with the measurement. Is it clear? Yes, sir. चलो, so let us talk about successive ionization energy. तो let's say ये gaseous atom है, तो इसमें तो यहाँ से you are removing the fast electron, तो उसके लिए जो energy सप्लाई हो रहा है that is IE1 और fast ionization energy, ठीक है, which removes the outermost valence electron। क्या मिल रहा है? gaseous cation। अब ये gaseous cation से अगर if you want to remove an electron तो फिर क्या होगा? एक डाई पॉजिटिव आयन मिलेगा, yes or no? Yes. तो गैसियस कैटायन से तो तुम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, बट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल एटम दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन यू आर रिमूविंग। तो फिर यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी दैट विल बी कॉल्ड Ie2, राइट? अगर M2 प्लस आयन से इफ यू आर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा दैट विल बी कॉल्ड Ie3। These are the successive ionization energy IE1, IE2, IE3. First electron removal followed by second electron removal followed by third electron removal. So corresponding IEs will be called IE1, IE2, IE3. Successive IE. Now my question is, can you tell me from which electron removal is most difficult? ये न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है या गैसियस कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा? Cation. क्यों? ये दोनों में किसका साइज छोटा होना चाहिए? गैसियस एटम, न्यूट्रल एटम और कैटायन, किसका साइज छोटा है? Cation. कैटायन का साइज छोटा है। तो अगर कैटायन का साइज छोटा है तो साइज छोटा होने से क्या होता है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, यस और नो? Yes, sir. और वी हैव ऑलरेडी लर्न कैटायन का साइज जितना छोटा होगा जेड स्टार उतना बढ़ेगा, जेड स्टार विल इंक्रीज, राइट? तो उसके हिसाब से तो M2 प्लस का साइज विल बी मिनिमम एंड जेड स्टार यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी द हार्डेस्ट। Yes, sir. तो सक्सेसिव, तो गोल्डन रूल क्या है? तो सक्सेसिव आई विल कीप इंक्रीजिंग, राइट? So each successive removal becomes harder because the electron must escape from a positively charged ion with increasing effective nuclear charge, ठीक है, and decreasing electron repulsion। तो समझ में आया होगा कि every time Yes. removal of electron gets harder because jet star is increasing, effective nuclear charge increase हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, क्लियर? तो ये जो एक एग्जाम इनसाइट क्या है, देखो, अगर दो सक्सेसिव आई के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट, लेट्स से दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाद में रिमूव हो रहा है उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर पहला आई एंड दूसरे आई के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, लेट्स से द डिफरेंस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है कि ये जो नेक्स्ट जो बाद में जो इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव कर रहे हो उसको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? Is there a reason why it is exactly 16 electron volts? दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। अब ये कैलकुलेशन कैसे आया है, लिव इट, उसको नहीं, वो Okay. नहीं चाहिए। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन और दिस इज द क्राइटेरिया, यू कैन से। अगर इससे Okay. ज्यादा हो जाता है, हर एक पैरामीटर का एक लिमिट होता है ना जिसके बाद कोई चेंजेस आता है, तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाउंड्री गेट। इसके ऊपर अगर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन टू सक्सेसिव आई तो फिर आई कैन से कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज लेस स्टेबल, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? और अगर ये डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे होता है तो इसका मतलब
higher oxidation state will be more stable. So let me explain with an example. So let's say सोडियम, तो सोडियम से अगर फर्स्ट आई डालो, सप्लाई करोगे तो Na प्लस मिलेगा. Na प्लस से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो यू हैव टू सप्लाई Ie2, राइट. तो यहाँ पे फॉर सोडियम Ie2 एंड Ie1 के बीच जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज वेरी 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 डिफिकल्ट. ठीक है ना? कैसे पता चल रहा है कि सडनली Ie1 के बाद Ie2, इफ यू लुक एट द डिफरेंस ऑफ Ie2 वो बहुत ज्यादा है. वहां से मुझे पता चलता है कि रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? यस सर. कैन यू फॉलो मी? यस सर. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Na प्लस इज स्टेबल. तुम इजीली सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Na प्लस तक आ सकते हो, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा. तो Na, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इफ यू कैनॉट रिमूव द इलेक्ट्रॉन तो फिर Na प्लस ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू Na2 प्लस. Na2 प्लस तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है. ये सुनो. यस सर. तो फिर व्हाट वी कैन कंक्लूड, अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि यहाँ पे क्लास 1 दैट इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लास 2 इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये Na प्लस विल बी मोर स्टेबल. अब यही अगर तुम मैग्नीशियम के लिए देखोगे तो मैग्नीशियम पे देखो Ie1 एंड Ie2 का जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट? ये भी इजीली हो जाता है. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैग्नीशियम के लिए यू कैन सी यू विल रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली एंड देन सेकंड इलेक्ट्रॉन विल बी आल्सो रिमूव्ड इजीली. तो इसका मतलब मैग्नीशियम 2 प्लस तक इजीली पहुंच जाएगा एंड मैग्नीशियम 2 प्लस विल बी द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीशियम का, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन द लोअर वन, राइट? एज यू नो मैग्नीशियम इज फाउंड इन मैग्नीशियम 2 प्लस. जो सॉल्ट होता है उसमें मैग्नीशियम का चार्ज 2 प्लस होता है, राइट? क्लियर? यस सर. चलो लेट अस मूव. तो आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट्स क्या होता है? तो यूनिट्स तो एनर्जी का ही यूनिट होगा. आइदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकता है और किलो जूल पर मोल्स हो सकता है और किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है, एज द यूनिट्स ऑफ एनर्जी शुड बी. ठीक है? तो देखना क्या है हमें, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी. तो यहाँ पे देखो फैक्टर्स. पहले विल डिस्कस द इंडिविजुअल फैक्टर्स व्हिच कैन कंट्रीब्यूट टू आई. पहले इंडिपेंडेंटली डिस्कस करेंगे किसका क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि जो नेट रिजल्ट होता है उसमें कॉम्बाइंड इंटरप्ले होता है, राइट? तो फर्स्ट यू टेल मी, अगर साइज छोटा होगा, सो लेट्स से दिस वन, यहाँ पे साइज छोटा है, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो यू टेल मी कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी डिफिकल्ट, व्हेन द साइज इज स्मॉल और व्हेन द साइज इज लार्ज? It will be more difficult when the size is 1 second. So it is easier to. It is You more tell me, difficult when it is smaller. right? So where the electron is more tightly held, that is in the smaller one. तो Yes sir. वहां से Yes. इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी डिफिकल्ट, आई विल बी हाई. तो साइज Yes स्मॉल sir. होगा तो आई क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट? Larger. तो यहाँ पे Yes. साइज एंड आई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Yes sir. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर पूल. अब जेट स्टार, तो फिर जेट स्टार के हिसाब से बताओ, इफ द जेट स्टार इंक्रीजेस दैट मींस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो आई क्या होना चाहिए? Increase. तो आई इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर पूल इंक्रीज होगा. ठीक है? दैट मींस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली हेल्ड, तो उसको निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा. ठीक है? तो Yes सेकंड sir. फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसके साथ जेट स्टार इज प्रोपोर्शनल. और शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या होगा? अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग बढ़ जाता है तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे आर इनवर्सली रिलेटेड. Yes sir. ठीक है? तो अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? जेट स्टार कम हो जाएगा, आई भी कम हो जाएगा. तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट के साथ आई इज इनवर्सली रिलेटेड. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. ठीक है, Shielding effect as in sigma, right? राइट. स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा है.
तो ये तीनों ओके। हो गया। चौथा फैक्टर क्या है? पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो एक चीज समझो, किसी एक शेल पे, लेट्स से nth शेल पे AsPDF, ये सब शेल्स हो सकता है। तो इसमें न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन जाता है? विच पेनिट्रेट्स मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस? कौन ज्यादा पेनिट्रेट करता है? एस। एस इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो ये ज्यादा पेनिट्रेट करेगा टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जितना, तो फिर व्हाट विल बी द पेनिट्रेशन पावर? पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा NS, फॉलोड बाय NP, ND, NF। एज यू नो दैट S से F तक क्या हो रहा है? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, ऑल्सो द lobes are more diffused as you come from S to F, right? तो तुम बताओ फिर, यस सर। ये जैसे कि ये A से ये P है सेम शेल के अंदर, तो एस इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो कहना ही से अगर एस में कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू ए पी इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा हो, दैट एस इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो ये पेनिट्रेशन पावर के साथ आई इज प्रोपोर्शनल, राइट? पेनिट्रेशन यस। पावर जितना बढ़ेगा इस हाफ शेल और ऑर्बिटल का, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, आई विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? यस सर। और फिर फिफ्थ फैक्टर है, दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, देयर आर एटम्स जो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बैठा हुआ है। तो जो ऑलरेडी स्टेबल है, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट? तो जो ऑलरेडी स्टेबल है, सो विल दे, आई मीन विल दे गिव अप द इलेक्ट्रॉन इजीली? नो। नो। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड पी डी और एफ सब शेल है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आई विल बी हाई, दे हैव अनयूजुअली हाई। ओके। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आई हाई होता है। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, तो लेट अस अंडरस्टैंड, तो फैक्टर समझ में आ गया। लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स। ओके, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? अब एक्सपेक्टेड ट्रेंड यूजुअली वी एक्सप्लेन विद द साइज। तो अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है? अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है? जेड स्टार क्या होता है अक्रॉस द पीरियड? See, across the period, the size will. Uh, are you asking for Z effective or are you asking for screening effect? तुम जेड स्टार बता दो, अक्रॉस द पीरियड जेड स्टार क्या होना चाहिए? Z star across the period that will increase. राइट, सो अक्रॉस द पीरियड जेड स्टार इंक्रीज होता है, मतलब न्यूक्लियस का पावर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आई क्या होना चाहिए? Increase. आई भी इंक्रीज होना चाहिए। सो एक्सपेक्टेड ट्रेंड अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए? दैट आई शुड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। अब डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? विद द एडिशन ऑफ ए न्यू शेल, साइज इज इंक्रीजिंग। Increase. तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आई क्या होना चाहिए डाउन द ग्रुप? Decrease. डिक्रीज होना चाहिए। सो दिस आर द एक्सपेक्टेड ट्रेंड अलोंग द पीरियड, आई शुड increase, and down the group I should decrease. That is the expected trend, right? But in reality, Yes. there will be lots of irregularities and exception. It will not be uh, as expected. तो पहले we'll check the period two elements कि इसमें क्या होता है? What is the variation of I along second period element? ठीक है, तो second period element यहाँ पे देखो, y axis पे we are plotting I, x axis पे we are plotting the atomic number. तो क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, दिस आर द सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो यहाँ पे ये ग्राफ से पता चलता है किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, द ऑर्डर यहाँ से पता चलता है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। तो ये लिथियम है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? दिस इज लिथियम। लिथियम का ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? हीलियम 2s1, राइट? और बेरिलियम का Yes. क्या है? हीलियम 2s2। तो तुम बताओ ये दोनों में, अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि तुम्हें कैसे चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलोंग द पीरियड ये साइज फैक्टर विल प्ले लेटर। साइज फैक्टर पहले चेक नहीं है, पहला चेक पॉइंट है तुम्हारा
फैक्टर्स लाइक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन पावर, पहले ये चेक करना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट. इफ दिस फैक्टर्स डज नॉट वर्क आउट, तो फिर दूसरा फैक्टर इज साइज. तो साइज हम बाद में देखेंगे अलोंग द पीरियड. पहले विल चेक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन पावर. पहले ये चीज चेक करेंगे. अगर इफ दे आर नॉट प्रेजेंट तो फिर साइज से हम एक्सप्लेन करेंगे. समझ में आया? Yes, Our sir. final checkpoint is size if the other checkpoints are invalid. Do you get me or not? Yes, sir. What are the other checkpoints? Stable electronic configuration and penetration power. Okay. ठीक है. तो लिथियम पे you are removing the electron from 2s. बेरिलियम पे भी you are removing the electron from 2s, right? इसमें 2s 1 से remove कर रहे हो, इसमें भी 2s 2 से remove कर रहे हो. तो कहना इसे इसमें penetration power का कोई difference नहीं है. दोनों ही तुम s electron remove कर रहे हो. Yes, sir. राइट. तो देयर इज नो डिफरेंस इन पेनिट्रेशन पावर. और इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो नॉट देयर. हाफ फिल फुल फिल डज नॉट अप्लाई टू एस ऑर्बिटल, क्योंकि आइदर इसमें एस सब शेल में आइदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है. तो इसमें हाफ फिल फुल फिल डज नॉट अप्लाई. तो लिथियम और बेरिलियम पे ये फैक्टर्स आर नॉट इफेक्टिव. तो आई विल गो बाय साइज. तो लिथियम टू बेरिलियम क्या हो रहा है? साइज छोटा हो रहा है एंड आई शुड इंक्रीज एज यू कैन सी, राइट. नाउ बेरिलियम से बोरॉन पे आते हैं. तो बोरॉन पे यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p. यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो बेरिलियम पे 2s से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, बोरॉन पे 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो. सो कैन यू टेल मी दैट फ्रॉम वेयर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, 2s से या 2p से? पेनिट्रेशन It पावर is किसका ज्यादा है? 2s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना 2s. इजी नहीं, 2p से रिमूव करना इजी है ना. 2s में इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के करीब होता है. But you were asking which one is I'm more tightly asking held that with? from which subshell removal of electron is easier, 2s से या 2p से? Oh, 2p. तो कहना इसे इस पे फिर आई कम हो जाएगा. यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर कम हुआ तो आई भी कम हो जाएगा. एज यू कैन सी बेरिलियम से बोरॉन आई इज ड्रॉपिंग अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड ट्रेंड. जहां पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड वायलेट हो रहा है वहां पे काला चेंज दिखाया है, राइट? कैन यू सी दैट? Okay. तो लिथियम Where is बेरिलियम the color को, change? ये ब्लू कलर बार है, ये रेड कलर बार है. Okay. ठीक है. तो बेरिलियम से बोरॉन पे आई ड्रॉप हो रहा है बट लिथियम से बोरॉन का ज्यादा है. ठीक है. अब लेट अस मूव फ्रॉम बोरॉन टू कार्बन. तो यहाँ पे दोनों में ही 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. सो देयर इज नो डिफरेंस इन पेनिट्रेशन पावर. और हाफ फिल फुल फिल ऐसा कुछ नहीं है. तो यू हैव टू चेक द साइज फैक्टर. बोरॉन से कार्बन साइज इज डिक्रीजिंग, तो फिर आई विल इंक्रीज. Yes, यस sir. और नो? Yes. तो कार्बन का आई बोरॉन से भी ज्यादा होगा. इवन इट विल बी मोर देन बेरिलियम. ठीक है. अब बेरिलियम कार्बन से नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन पे देखो वी हैव हाफ फिल 2p. 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है. तो ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा. तो कार्बन से नाइट्रोजन पे आई और भी बढ़ेगा. ठीक है. अब ऑक्सीजन, इफ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बट ऑक्सीजन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी. ऑक्सीजन विल गिव अप द इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि इफ इट गिव्स अप द इलेक्ट्रॉन तो इसको अब स्टेबल 2p3 मिलता है. Yes, sir. तो ये नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे आई इज ड्रॉपिंग अगेंस्ट द ट्रेंड एज यू कैन सी फ्रॉम द चेंज ऑफ कलर. ठीक है. Okay, there because it is are not fully filled or half filled. right, so there are 2 times the color has changed. एक बेरिलियम टू बोरॉन, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुआ है. और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है. ठीक है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड. ऑक्सीजन से फ्लोरीन, तो अगेन यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर का डिफरेंस नहीं है. एंड आई कैनॉट सी एनीथिंग अबाउट हाफ फिल फुल फिल. तो आई विल गो बाय साइज फैक्टर. ऑक्सीजन से फ्लोरीन साइज इज डिक्रीजिंग, तो आई विल इंक्रीज. ठीक है. एंड फाइनली नियॉन. अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे ज्यादा स्टेबल है. उसमें कंप्लीट ऑक्टेट है. ठीक है ना. Okay. उसमें वैलेंस शेल पे ऑक्टेट है विच इज वेरी स्टेबल. और यू कैन से यहाँ पे फुलफिल 2p है. तो ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा.
तो नियॉन का जो आई दैट शुड बी द हाईएस्ट इन अ पीरियड, ठीक है? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? तो इफ यू लुक एट Yes, द sir. ट्रेंड, तो यहाँ पे अलोंग सेकेंड पीरियड है, अलोंग ए पीरियड मैक्सिमम आई तुम्हें कौन सा ग्रुप पे मिल रहा है? ग्रुप 18 विच इज इनर्ट गैस। और मिनिमम आई कहाँ पे दिख रहा है? ग्रुप 1 पे विच इज अल्कली मेटल्स, ठीक है? Got it. तो ये पीरियड 2 वाला ट्रेंड है, पीरियड 2 में जो हो रहा है वो मैंने बताया, ठीक है? एंड आई थिंक दिस इज व्हाट जो मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे वो एक्सप्लेन्ड है कि बेरिलियम एंड बोरोन में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पेनिट्रेशन पावर। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट। Yes, यहाँ sir. पे एक ट्रेंड ब्रेक हो रहा है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, ठीक है? इफ यू लुक एट द एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड 2 एलिमेंट? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दिस इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड। बट यहाँ पे एक पोजीशन स्विच हो रहा है और यहाँ पे एक पोजीशन स्विच हो रहा है, एंड दैट इज हाउ द ट्रेंड इज सेटिंग, राइट? Okay. एक्सपेक्टेड ट्रेंड में ये दोनों स्विच हो रहा है, राइट? ये दोनों पोजीशन स्विच कर दो, यू विल गेट द एक्चुअल ट्रेंड, ठीक है? हाउ टू मेमोराइज? बेब नो, बेब मतलब बेरिलियम एंड बोरोन, तो यहाँ पे पोजीशन स्विच होगा नो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें पोजीशन स्विच होगा, राइट? Yes, sir. ये पीरियड 2 का हो गया। अब पीरियड 3 एग्जैक्टली फॉलोज द सेम ट्रेंड एज पीरियड 2, सेम पोजीशंस पे यहाँ पे स्विच होता है, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई Okay. बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। यहाँ पे where the expected trend is broken, ये पीरियड 3 पे सेम प्लेस में एक्सपेक्टेड ट्रेंड ब्रेक हुआ है। दैट इज व्हाई मैग्नीशियम से पहले एल्यूमिनियम आया है एंड फॉस्फोरस से पहले सल्फर आया है। So same trend, right? Same logic. Is it clear Hmm. to you? Yes, sir. Can we move? Yes, sir. चलो, तो ये तो पीरियड 2 पीरियड 3 का ट्रेंड पता किया। तो डाउन द ग्रुप एक्सपेक्टेड ट्रेंड तुम्हें पता है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो हर एक स्टेप में क्या होता है? एक नया शेल ऐड होता है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है एंड आई विल डिक्रीज। तो ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, साइज इंक्रीजेस, आई डिक्रीज। तो लेट अस चेक क्या होता है। तो ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, व्हाट डू वी सी कि क्वालिटेटिवली सेम ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड ट्रेंड इज फॉलोड ओनली। लिथियम से सीजियम तक साइज बड़ा हो रहा है तो आई कीप्स डिक्रीजिंग, तो क्वालिटेटिवली एक्सपेक्टेड ट्रेंड इज फॉलोड, यस और नो? Hmm. Yes. तो यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे इफ यू सी कि लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम, ठीक है? तो लिथियम से पोटेशियम तक आई इज डिक्रीजिंग, बट द जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है और रेट ऑफ जो डिक्रीज है विच कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस स्लोप। तुम देखो पोटेशियम से रुबिडियम जब जा रहा है तो ये स्लोप चेंज हो गया ना, अब स्लोप कम हो गया तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट कम हो गया, राइट? Yes, sir. तो लिथियम टू पोटेशियम तक जो रेट ऑफ डिक्रीज है, पोटेशियम से रुबिडियम पे रेट ऑफ डिक्रीज कम हो गया, द रेट हैज बीन स्लैश्ड। उसका लॉजिक क्या है पता है तुम्हें? कि ये पोटेशियम एंड रुबिडियम के बीच पहले हु इंटरविन्स? द 3D सीरीज। ये स्कैंडियम से Okay. जिंक तक ये जो 3D सीरीज है दैट इंटरविन्स बिटवीन पोटेशियम टू रुबिडियम, ये दोनों के बीच में ये आ जाता है लीडिंग टू डी कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो 10 डी इलेक्ट्रॉन्स एंट्री लेता है अक्रॉस दिस सीरीज, तो उसका पूरा शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे थ्रू आउट द सीरीज डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका इफेक्ट रुबिडियम में आता है। मतलब तो फिर क्या होता है? जितना बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आई जितना कम होना चाहिए था उतना कम नहीं होता है, कम होता है, बट द रेट ऑफ डिक्रीज इज लेस नाउ, यस और नो? Yes, sir. इज एनी डाउट? No, sir. तो यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? दैट इज वाई ये रेगुलर ट्रेंड नहीं है, स्लोप चेंज हो रहा है, बट क्वालिटेटिवली द एक्सपेक्टेड ट्रेंड इज फॉलोड, ठीक है? डाउन द ग्रुप तुम्हें जब भी एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि इफ यू लुक एट ये ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 का आई, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? द आई विल ड्रॉप। तो बोरोन से एल्यूमिनियम आई ड्रॉप हुआ, बट यू कैन से एल्यूमिनियम एंड गैलियम का जो आई है दे आर ऑलमोस्ट सेम। हाउ डू यू एक्सप्लेन Got दैट? it. द सेम लॉजिक, बीच में डी कॉन्ट्रैक्शन आया है,
तो whenever you find irregularities or exceptions down the group, वो साइज में हो या आई में हो, that logic should be the decontraction और lanthanide contraction. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इंडियम से थैलियम पे आई ड्रॉप होने की जगह इंक्रीज हो गया. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ गया. ठीक है. अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत सिग्निफिकेंट होता है. दैट काउंटर बैलेंसेस द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल. ठीक है. तो यहाँ पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए आई और भी ज्यादा आता है. दैट इज द एक्सेप्शन. एल्यूमिनियम गैलियम को ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे थैलियम का आई क्या हो रहा है, इंडियम से भी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. इज इट क्लियर? तो whenever डाउन द ग्रुप तुम्हें irregularities exceptions मिलेगा, that should be justified by these contractions. Should I Got proceed? yes sir. जैसे कि यहाँ पे देखो ग्रुप 14 में मैंने ग्रुप 14 पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे 3 से लेट. ठीक है. 3 एंड लेट, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ है. इंस्टेड ऑफ डिक्रीज ऑफ आई, यहाँ पे आई इंक्रीज हुआ है. लॉजिक क्या है? सेम, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. इसके पहले लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, बट व्हेन 3 से लेट के बीच हु इज इंटरवेनिंग? द 4f सीरीज. थ्रू आउट द सीरीज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आई इंक्रीज हो रहा है. इज इट क्लियर? Adit, can you follow me? Yes sir. Yes sir. Yes sir. It's clear. You have to take note of these exceptions. Okay. Okay. Justify करना easy है because you have decontraction and lanthanide contraction, but you have to memorize this. So better if you take a note on your copy. जो exceptions है उसको note करो. Okay. Tin and lead. ठीक है. Now let us come to the Yes sir. I in D block elements. अब देखो D block element में जो ट्रेंड्स और वेरिएशंस होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, क्योंकि इसमें जो सारे फैक्टर्स है ये हर एक स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ऑल द फैक्टर्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी स्टेप एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हर एक स्टेप में दे आर पार्टिसिपेटिंग. सो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ ऑल द फैक्टर्स. इसके लिए हर एक स्टेप में वेरिएशंस मिल सकता है तुम्हें. ठीक है. It is very Yes sir. difficult to justify everything, or if you want to chase everything कि इसका डेटा ये है तो कैसे हुआ, that is not possible to यहाँ पे. So you have to understand the basic, or you have to understand or you have to follow the significant changes instead of chasing everything. ठीक है. तो look at this. यहाँ पे y axis पे IE plot हुआ है, x axis पे atomic number plot हुआ है. Now if you look at, there are 3 plots. तो सबसे नीचे वाला जो प्लॉट है दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू 3D सीरीज. यू कैन सी टाइटेनियम टू कॉपर. सबसे नीचे वाला जो सीरीज है. सबसे ऊपर वाला जो सीरीज है दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू 5D सीरीज. सो इफ आई मे राइट, तो ये जो है ये 5D सीरीज के लिए है. सबसे नीचे वाला जो प्लॉट है दैट इज फॉर 3D सीरीज. ठीक है. और बीच में जो डॉटेड लाइन वाला प्लॉट है दैट इज फॉर 4D सीरीज. ठीक है. तो 3D सीरीज का एक प्लॉट है, 4D सीरीज का एक प्लॉट है, 5D सीरीज का एक प्लॉट है. तो पहले हम क्या देखेंगे? फर्स्ट विल चेक द 3D सीरीज. तो ये स्कैंडियम टू जिंक. तो व्हाट वी नो, नॉर्मली अक्रॉस द पीरियड आई शुड इंक्रीज, राइट, बिकॉज जेड स्टार डिक्रीज Yes हो sir. रहा है. बट यहाँ पे देखो व्हाट डू वी फॉलो हियर. Here because like in as we saw between chromium and copper, the atomic size is the same due to decontraction. हाँ. तो यहाँ पे टाइटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम, इसमें देखो इसमें द आई इज मोर और लेस सेम, बहुत करीब, 658, 650, 653. So there is not much of a difference, right? Titanium, vanadium and chromium इसमें. ठीक है. There is a sharp rise in I in manganese. ठीक है. शार्प राइज कहाँ पे हुआ है? क्रोमियम टू मैंगनीज. यहाँ पे शार्प राइज हुआ है. फिर यू कैन अगेन सी कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये जो पार्ट है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगेन
कॉपर से जिंक पे एक शार्प राइज हुआ है, तो मोस्टली विल स्टडी दिस टू शार्प राइज। एक क्रोमियम से मैंगनीज पे क्यों शार्प राइज हो रहा है, और दूसरा कॉपर से जिंक पे क्यों आई इज राइजिंग शार्पली। ठीक है। So just a question: do we assume that between manganese and nickel there is negligible change? हाँ, तो उसमें वेरिएशन बहुत कम है, मतलब वेरिएशन जो Okay. भी है दैट दैट कैन बी इग्नोर्ड। यू कैन लुक एट द Okay. ग्राफ यहाँ पे। ठीक है। Hmm. ये यहाँ पे आयरन एंड कोबाल्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट रिफ्लेक्शन, बट इफ यू लुक बाय द वैल्यू you can show this one, just follow this one। Okay. टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम का ऑलमोस्ट सेम है, फिर मैंगनीज आयरन तक इंक्रीज हुआ है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर इज ऑलमोस्ट सेम, फिर जिंक पे शार्प राइज हुआ है। ठीक है। तो व्हाट आई Got it. आई ट्राई टू एक्सपेक्टेड जो शार्प राइज हुआ है अगेंस्ट द ट्रेंड, वो कॉपर क्रोमियम टू मैंगनीज हुआ है एंड कॉपर टू जिंक हुआ है। सो हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट। ठीक है। तो क्रोमियम का देखते, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसका एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है व्हिच वायलेट्स द अबव प्रिंसिपल। पता है तुम्हें, ये 4s1 Yes, sir. 3d5 में होता है, राइट। Hmm. तो इसमें अगर आई अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इट विल बी लेफ्ट विथ 3d5। सो यू कैन सी इफ यू अप्लाई आई, तो एक शेल रिमूव हो रहा है, राइट। IE1, आई like वन first पे एक electron. शेल Okay. रिमूव हो रहा है, right? Yes, sir. And chromium is left with a half-filled d subshell which is very stable। Hmm. ठीक है। whereas मैंगनीज पे देखो, मैंगनीज पे कोई शेल रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है एंड वी हैव 3d5 4s1, 3d पे 5 है, बट आउटर जो आउटर मोस्ट शेल है वो 4s है। ठीक है ना। सो व्हाट आई कैन से, तो Yes. क्रोमियम विल गिव अप द इलेक्ट्रॉन्स इजीली, क्योंकि इफ इट गिव्स अप द इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है एंड ऑल्सो ए शेल इज रिमूव्ड। ठीक है। Hmm. तो क्रोमियम विल गिव अप द इलेक्ट्रॉन इजीली, जो मैंगनीज पे नहीं होगा। दैट इज व्हाई क्रोमियम से मैंगनीज पे शार्प राइज होगा। Okay, क्लियर हो because ना। chromium gives it up easily and manganese does not give it up easily. राइट। तो ये क्रोमियम से मैंगनीज पे क्या हो रहा है, क्रोमियम से मैंगनीज पे, दैट इज व्हाई देयर इज अ शार्प राइज। ये यहाँ पे देखो, क्रोमियम Got टू it. मैंगनीज, देयर इज अ शार्प राइज ऑफ आई। एंड अगेन इफ यू लुक एट कॉपर एंड जिंक, तो इट follows the same reason। कॉपर पे 4s1 3d2n है, इफ इट विल गिव अप द इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि फिर उससे स्टेबल फुलफिल डी Hmm. सबशेल मिल रहा है व्हिच इज वेरी स्टेबल, जो जिंक पे Yes, नहीं sir. हो रहा है। इफ जिंक गिव्स अप द इलेक्ट्रॉन तो 4s1 होगा। ठीक है। ये शेल तो रिमूव नहीं Got हो it. रहा है। Hmm. सेम रीजन Yes, कॉपर sir. से जिंक, आई इज इंक्रीजिंग शार्पली। इज इट क्लियर। Yes, sir. चलो, तो एनोमली कहाँ पे मिला मुझे, एक मैंगनीज पे क्रोमियम टू मैंगनीज और एक कॉपर से जिंक। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, तो पूरा 3D सीरीज में हाईएस्ट आई किसका होगा, जिंक का। जिंक हैज द Hmm. हाईएस्ट आई। ठीक है। अब ये Yes, मैंने sir. अक्रॉस द 3D सीरीज देख लिया, मुझे डाउन द ग्रुप देखना है। ठीक है। वी हैव टू लुक डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे देखो, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। डू यू रिमेम्बर कि डाउन द ग्रुप जब देखोगे तो डी ब्लॉक में ग्रुप 3 इट फॉलोज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड एंड रेगुलरली। इफ यू लुक एट द साइज, डू यू रिमेम्बर स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम, ये 3D एलिमेंट है, ये 4D एलिमेंट है, लैंथेनम इज द 5D एलिमेंट इन 3D सीरीज। तो इसमें एक्सपेक्टेड इंक्रीज ऑफ साइज होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन और इरेगुलरिटीज। Yes, sir. Hmm. So that Because is why D can actually. Hmm. I will also follow that regular decrease। तो ग्रुप 3 में 3D से 5D तक IE डिक्रीज होता है फॉलोइंग दिस साइज, राइट। Yes. क्योंकि तुम्हें शायद पता होगा कि यहाँ पे कोई लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, स्कैंडियम और इट्रियम, Hmm. इट्रियम से लैंथेनम, इसके बीच कोई लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो ये लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, वो 4F सीरीज। ठीक है। Yes, sir. मतलब ग्रुप 4 टू ग्रुप 12 उसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड। एंड इफ यू हैव लर्नड कि 4D एंड 5D एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। Yes, sir. बट यहाँ पे आई इज नॉट
दैट इजी टू रिमेम्बर कि आई में इट इज नॉट लाइक दैट कि 4D एंड 5D वाला जो एलिमेंट्स होता है उसका आई विल बी ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि आई में एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी आता है which participates into play like penetration power, like stable electronic configuration. So how do you remember? ठीक है, so I'll suggest you to do remember these things. तो group 3 वाला तो it is easy to remember क्योंकि it follows the expected trend. ठीक है, तुम्हें अब तुम बाकी ये ग्राफ देखोगे तो बाकी सब में you will see that 5D का सबसे ज्यादा है आई, है ना? यस सर। ये बाकी सब में 5D वाला जो एलिमेंट्स है उसका आई सबसे ज्यादा होता है, राइट, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो चेंज कहाँ पे हुआ है? इन सम ग्रुप्स 3D का आई ज्यादा है 4D से, इन सम ग्रुप्स 4D का आई 3D से ज्यादा है, बट बस तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है? तो यू कैन सी ये 4D ग्रेटर देन 3D कहाँ पे है? ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 पे। और द रिमेनिंग ग्रुप्स ऑफ D block, which is 7, 8, 9, 11, 12, 3D is greater than 4D. याद रखना वेरी इजी है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है कि ग्रुप 3 फॉलो द एक्सपेक्टेड ट्रेंड, तो दिस इज नेचुरली यू विल रिमेंबर दिस वन, ठीक है? और क्या पता है कि बाकी जो सारे ग्रुप्स है उसमें 5D एलिमेंट का आई ज्यादा होता है, राइट? ओके। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना इजी है और डिफिकल्ट? रिलेटिवली इजी। इजी है, बस तुम्हें क्या याद रखना है कि ये 4D ग्रेटर देन 3D कहाँ पे होता है, ठीक है? ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 ये चारों ग्रुप में 4D वाला जो एलिमेंट होता है उसका आई 3D से ज्यादा होता है, तो फिर रेस्ट ऑफ द जो ग्रुप्स होता है उसमें 3D 4D से ज्यादा होगा। कैन यू रिमेम्बर दिस? यस सर। ठीक है, चलो, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक में। You can see why 5D वाला एलिमेंट का आई ज्यादा है compared to 4D element in all the other groups apart from 3 because of lanthanide contraction. That is the, ठीक है? Now if I ask you कि Yes. in the whole periodic table which element has maximum I and which element has minimum I, तो कैसे बताओगे? I think you should know जो maximum I वो कौन सा ग्रुप में मिलना चाहिए? That should be found in the group Group 18 18. inert gas वाला ग्रुप में, ठीक है? Hmm. तो उसमें भी साइज जहाँ पे सबसे छोटा होगा उसका आई सबसे ज्यादा होगा। Yes sir. So helium. तो हीलियम का आई मैक्सिमम है। एंड व्हेन इट कम्स टू मिनिमम आई, तो मुझे अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 पे देखना चाहिए और उसमें भी साइज जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा दैट शुड बी सीजियम। सम कैन आर्गू कि फ्रांशियम तो सीजियम के नीचे, बट द पॉइंट इज फ्रांशियम इज रेडियो एक्टिव, सो विल नॉट कंसिडर दैट। Okay. ठीक है, Yes sir. चलो, तो ये डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सारे आई वी हैव डिस्कस्ड। लेट अस टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयंस। ठीक है, अब तुम बताओ, लेट्स से Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस, ये दोनों में आई कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा? कैन यू टेल मी? So देखो, Fe3 फर्स्ट पॉइंट, plus is जब कोई एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट कैटायंस यू हैव टू कंपेयर, तो उसमें बस साइज देखो, तो साइज के हिसाब से yes आई sir. सेट हो जाएगा। तो इन दोनों में So साइज किसका छोटा है? Fe3 plus. Fe3 प्लस है स्मॉलेस्ट साइज, तो आई किसका ज्यादा होना चाहिए? Fe3 प्लस का, ठीक है? तो जिस जिस Yes. कैटायन में चार्ज ज्यादा होगा उसका आई ज्यादा होगा, इफ वी आर लुकिंग एट द कैटायंस ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है? एनायन के लिए इट शुड बी जस्ट द ऑपोजिट, ठीक है? तो यहाँ पे साइज से कनेक्ट होता है आई। इफ यू आर कंपेयरिंग द आई ऑफ आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, तो ये साइज से कनेक्ट होता है, राइट? आई होप यू कैन डू दिस। Hmm. ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन। अच्छा, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, राइट? Yes sir. तो कहना ही से, तो फिर जिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा उसका जेट स्टार ज्यादा होगा एंड आई ज्यादा होगा। Yes sir. इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम है, तो प्रोटॉन्स जिसमें ज्यादा होगा Protons. उसमें जेट स्टार ज्यादा Z होगा, आई effective. ज्यादा होगा। सो आई इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, सो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आई इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसमें
आई ज्यादा होगा। तो इफ आई वांट टू कंपेयर बिटवीन Na प्लस नियॉन एंड F माइनस, तो ये तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आई किसका होगा, जिसमें एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, विच इज Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। और सबसे कम किसका होगा, F, उसका एटॉमिक नंबर 9 है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। चलो, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर IE1 एंड IE2 फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का IE1 कंपेयर करना है, एज वेल एज इन दोनों का IE2 कंपेयर करना है, ठीक है। सो हाउ डू आई डू दैट? तो यहाँ पे देखो मैंने, व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p3, ऑक्सीजन का हीलियम 2s2 2p4। तो यू कैन सी यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वी हैव हाफ फिल्ड 2p सब शेल। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट, whereas oxygen will यस give up the electron easily, because if it gives up the electron it will get stable electronic configuration, yes or no? यस सर। तो फिर IE1 किसका ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन। इन दोनों में IE1 किसका ज्यादा हो रहा है, नाइट्रोजन का, क्योंकि यहाँ से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। यस सर। अब तुम बताओ IE2 किसका ज्यादा होगा। तो ड्यूरिंग द IE2 या रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N प्लस एंड O प्लस, इन दोनों में कहाँ सर से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हार्डर, ऑक्सीजन, बिकॉज दैट विल ऑक्सीजन हैव से, हाफ फिल्ड। राइट। तो IE2 फिर किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन। क्लियर? यस सर। सेम क्वेश्चन बट दिस टाइम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की जगह पे क्या है, क्रोमियम एंड मैंगनीज के। तुम्हें क्रोमियम एंड मैंगनीज का IE1 कंपेयर करना है, एज वेल एज IE2 कंपेयर करना है। So how do I do it? So we should remove one electron from outermost shell of तो each. अच्छा देखो, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि मैंगनीज का IE1 ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम विल गिव अप द इलेक्ट्रॉन इजीली, बिकॉज इट विल गेट स्टेबल हाफ फिल्ड 3D हाफ शेल। यहाँ पे 4 रिमूव हो रहा है, 4s रिमूव हो रहा है, राइट। तो ये वाला तो हमें ऑलरेडी Hmm. पता है कि मैंगनीज का IE1 ज्यादा होता है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू IE2, अब बताओ इन IE2 किसका ज्यादा होना चाहिए फिर? Uh, s- so at that point it be chromium. राइट। तो यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू, बिकॉज Mn प्लस विल गिव अप द इलेक्ट्रॉन इजीली। तो IE2 क्रोमियम का ज्यादा होता है, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इफ यू सप्लाई IE1 इट बिकम्स A प्लस गैसियस, गैसियस कैटायन। अगर तुम IE2 सप्लाई कर रहे हो तो ये डाइपॉजिटिव कैटायन बनेगा, IE3 सप्लाई करोगे तो ये ट्राइपॉजिटिव कैटायन बनेगा, राइट। और यहाँ पे IE1, IE2 एंड IE3 का वैल्यू गिवन है। IE1 is 450, IE2 is 700, IE3 is 1600। तो from the given data of the successive IE, you have to tell me कि इस एटम के पास और इस एलिमेंट के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ए पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट यू हैव टू फिगर आउट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ सक्सेसिव आई। तो इसको एनालाइज कैसे करना है, ठीक है, हाउ डू एनालाइज दिस? तो यू कैन सी हियर IE1 450 है, IE2 700। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, राइट। No. यहाँ पे जो IE1 एंड IE2 दो सक्सेसिव आई है, इसमें डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। बट फर्स्ट टू सक्सेसिव आई के रेस्पेक्ट पे जो नेक्स्ट टू सक्सेसिव आई है, IE2 एंड IE3, यहाँ पे डिफरेंस सिग्निफिकेंटली हाई, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैन आई कंक्लूड फ्रॉम हियर कि आई कैन रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, आई कैन रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन इजीली, बट रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि ये IE2 एंड IE3 के बीच जो डिफरेंस वो सिग्निफिकेंटली हायर है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस डिफरेंस, राइट। Yes, sir. तो कैन आई कंक्लूड कि रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन Hmm. इजीली रिमूव कर सकता हूँ, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि सिंस आई कैन रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली, तो वैलेंस शेल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है। Oh, that's how we do this. तो लेट्स से ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के बाद वैलेंस शेल चालू होता है,
तो इसमें NS2 है, right? So it can give up the, so you can remove one electron, two electron easily, but after removal of two electron तुम्हें inert gas configuration मिल रहा है, तो यहाँ से removal of electron will be very difficult, and that is why this high jump is there. Got it. समझ में आ गया ना? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये गैसियस एटम से तुम्हें डाई पॉजिटिव कैटायन बनाना है, दैट मीन्स यू आर रिमूविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे जो टोटल एनर्जी चेंज होता है दैट इज प्लस 1150 किलो जूल पर मोल. मतलब ये दिस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये वाला प्रोसेस. This is releasing energy, right? दिस इज This one is releasing energy. ना, देखो ठीक से समझो, डेल एच प्लस 1150 मतलब क्या है, दैट मीन्स एनर्जी चेंज पॉजिटिव है, मतलब फाइनल एनर्जी Oh, इज so ग्रेटर देन energy इनिशियल एनर्जी. absorbed. तो ये क्या हो So गया, ये endothermic. एंडोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है, नाउ इफ आई रिवर्स द प्रोसेस, ये डाई पॉजिटिव कैटायन से अगर मुझे न्यूट्रल एटम मिलना है, दैट मींस इफ आई हैव टू ऐड टू इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सिंपली रिवर्स द प्रोसेस. तो उससे एनर्जी चेंज क्या होगा? It will be exothermic. It will be exothermic, but the magnitude of energy should be same. ठीक है, so the point is Okay. if you reverse a process, if you only reverse the process, तो उसका thermodynamical nature will become opposite. मतलब अगर एक्सोथर्मिक होगा तो एंडोथर्मिक बन जाएगा, अगर एंडोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक बन जाएगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी विल बी सेम, बस साइन चेंज हो रहा है, राइट? Okay. ओके, सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, दैट यहाँ पे सेकेंड आईपी और सेकेंड आईई का ऑर्डर निकालना है. ठीक है, सो आई विल लीव दिस फॉर यू, ट्राई दिस एज होमवर्क. Okay. सेकेंड आईपी और सेकेंड आईई का ऑर्डर निकालना है, और यहाँ पे भी देखो तुम्हें आई का ऑर्डर बताना है. तो एक तो है Fe2 प्लस Fe3 प्लस. आई होप यू कैन डू दिस. तुम्हें बस साइज को कनेक्ट करना है, अगर Yes, सेम sir. एलिमेंट का आयन से बस साइज को कनेक्ट करना है, तो ये पहला दो तो हो जाना चाहिए. चाइल्ड आई लेट यू डू. ठीक है, अच्छा So यहाँ for पे these सारे, types of questions, they don't हाँ, randomly ask elements, right? Like for these questions, they won't ask one from S block, one from P block, one from D block randomly, right? अब जो भी होगा अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास उसको अप्लाई करना पड़ेगा ना. Okay. ठीक है, और ये जो तीन है इसमें स्कैंडियम, लैंथियनम एंड इट्रियम, ये ग्रुप 3 है. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ग्रुप 11 है, एंड ग्रुप 5 है. तो कौन सा ग्रुप पे क्या ट्रेंड होता है, आई होप यू नो दैट ऑलरेडी, वी हैव लर्न Yes, दैट, sir. राइट? सो यू कैन फिगर आउट द Yes, ग्रुप, sir. यू कैन अरेंज द ऑर्डर. तो लेट अस कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये जो whatever we have learned about ionization energy, iska study, comparison and all those things, how can I apply this knowledge for more derivations, और क्या क्या पता हो सकता है मुझे यहाँ से. ठीक है, तो फर्स्ट इज टू प्रेडिक्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच डिफरेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, तो फिर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है. बट अगर ये So, but how डिफरेंस, do I calculate oxidation state? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इन केस ऑफ एलिमेंट्स इट शुड बी द चार्ज. Valency. जैसे थोड़ी Na प्लस Na2 प्लस, तो ये चार्ज हो जाता है ना व्हेन इट कम्स टू द एलिमेंट. ऑक्सीडेशन स्टेट Okay. विल लर्न इट लेटर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली. तो उसमें एक चैप्टर ही है रिडॉक्स वाला, उसमें विल लर्न ऑल दोस थिंग्स इन डेप्थ. बट फॉर नाउ इफ यू आर लुकिंग एट द एलिमेंट्स, तो ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली उसका चार्ज है. ठीक है, Okay. तो व्हाट डज इट से, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस बिफोर, कि अगर दोनों सक्सेसिव आई के बीच डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ज्यादा हो जाता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? और अगर ये लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल. Yes, sir. जैसे कि यहाँ पे सोडियम के लिए इफ यू लुक एट दिस IE1 एंड IE2, सो यू कैन सी दैट डिफरेंस इज प्रीटी हाई, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सोडियम का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट Na प्लस वो ज्यादा स्टेबल होगा, एंड यूजुअली सोडियम इज फाउंड इन Na प्लस ओनली, Na2 प्लस तो नहीं होता है.
So are these given in the question, this information? देखो ये तुम्हें विदाउट इन्फॉर्मेशन पता है कि Na+ होता है, सोडियम Na2+ पे नहीं मिलता है, बट Hmm. अगर Yes, sir. तुम्हें डेटा से डिराइव करना है तो डेटा विल बी गिवन। ठीक है, Okay. फॉर एग्जाम्पल which of the following should have less than 11 electron volt difference between the value of first and second I। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब आई कैन कंक्लूड दैट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट शुड बी मोर स्टेबल, राइट। Yes, sir. मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है, अब सोडियम पोटेशियम यू ऑलरेडी नो दिस आर ग्रुप 1 मेटल्स, तो इसका सिर्फ Yes, +1 ही sir. होता है, दे डू नॉट गो टू +2। तो इसका Hmm. मतलब सोडियम पोटेशियम का तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा स्टेबल है, तो इसके लिए ये डेटा तो नहीं होगा। +2 No, में sir. कौन जाता है, मैग्नीशियम जाता है, सो मैग्नीशियम गोज टू Yes, द sir. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये मतलब फॉर मैग्नीशियम दिस डेटा विल फिट। उसके लिए सक्सेसिव दो फर्स्ट एंड सेकेंड आई है, उसका डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो देखते हैं और हाउ टू प्रेडिक्ट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि इफ यू लुक एट दिस, सोडियम है, I1 I2 इज गिवन, तो यू कैन सी I1 496 है, I2 is 4582। you can see that I2 is almost 9 times that of I1, right? Hmm. So from the data, what do you conclude? That means removal of second electron is very difficult. You cannot remove the Yes. second electron. तो इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, तो सोडियम का +1 दैट इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, So that basically represents one valence electron, right? राइट। मैग्नीशियम, लुक एट द डेटा, 738 1451। तो यहाँ पे क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए 738 किलो जूल पर मोल, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा 738 समथिंग लग रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस लिनियर है। बट इफ यू लुक एट IE3, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच IE3 इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स और 5.3 टाइम्स ऑफ IE2। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम हियर? Two valence electrons. Right, there are two So valence electrons which can be removed, so magnesium का +2 should be the stable oxidation state, right? yes, sir. एल्यूमिनियम का देखो, 577 1817 2745 11577, तो यहाँ से व्हाट कैन यू कंक्लूड? Three valence electrons can be राइट, removed. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड इजीली। तो अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होता है तो इसका मतलब एल्यूमिनियम +3 दैट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Yes, sir. व्हाट अबाउट सिलिकॉन? तो सिलिकॉन पे वैल्यू देखो, 786, वी हैव 1577, linear difference 3232 4356 and then 16,000। so what do we conclude from here? Four valence electrons can be Right, so removed. class 4 should be the most stable oxidation state for silicon। समझ में आ रहा है how to read the data? Yes, sir. Right, तो दूसरा, तो पहला एप्लीकेशन हुआ कि to be able to predict the most stable oxidation state। now what is the next application? to compare the metallic and non metallic character। ठीक है, तो तुम्हें क्या पता है कि मेटल का एक टेंडेंसी होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Yes, sir. मतलब मेटल्स कैन गिव अप इलेक्ट्रॉन्स इजीली। Hmm. तो यहाँ पे मेटल्स के लिए आई एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए या ज्यादा? With respect to what? तो यू ऑलरेडी नो मेटल गिव्स अप इलेक्ट्रॉन इजीली, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है या डिफिकल्ट? Easy. इजी है, मतलब आई कम होगा या ज्यादा? Less. लेस। तो कैन आई से, अगर आई लेस है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इज हाई, Hmm. so I can connect the metallic character with I। metallic character is inversely related to I। कम I मतलब higher metallic character, है ना? But I what तो does metallic character mean? metallic character, metal, do you know the property of metal? metal का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, राइट?
जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव ऑक्टेट दे गिव अप इलेक्ट्रॉन इजीली। Yes, sir. तो ये सारे मेटल्स क्या करते हैं? वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको इजीली दे देता है, लूज करता है, राइट? सो दैट दे कैन अचीव द Hmm. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस। तो ये टेंडेंसी होता है ना मेटल का। Yes, sir. So that is what I am connecting to I. So what did we see? That I जितना कम होगा metallic character उतना ज्यादा होगा, right? The elements Okay. who will be able to give up electrons easily जिसका I कम है, and they should be, Okay. they have greater metallic character. So if I Hmm. decreases, metallic character will increase, and if metallic character increases, non-metallic character will decrease, right? Yes, sir. मेटेलिक कैरेक्टर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बन रहा है ना, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Hmm. So metallic character is also proportional to electropositive. So these are basically similar kind of properties with different names. ठीक है, तो पहले अगर I कम है मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। अगर I ज्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। Okay. ठीक है, अब तुम एक चीज देखो, तुम्हें पता है कि द एलिमेंट्स व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन्स, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, पता है ये? Yes, sir. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट? Yes. तो तो फिर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बट जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है दैट विल बी गेन्ड बाय सम अदर इलेक्ट्रॉन, सम अदर एलिमेंट। Hmm. इफ यू आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है दैट विल बी गेन्ड बाय सम अदर एलिमेंट, राइट? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Yes. मतलब क्या है? रिडक्शन। अगर लॉस ऑफ Gain इलेक्ट्रॉन of ऑक्सीडेशन element. होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, राइट? Yes, sir. तो कहना इसे जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है दैट इज सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर Hmm. रहा है दैट इज रिड्यूसिंग अदर्स। कैन आई से दैट? What is IS? I am saying कि let's say A is losing the electron and these electrons will be captured by some other element. An electron will be captured by some other element, right? Hmm. तो इसका मतलब क्या है? The other element will get reduced. Yes. तो can I say A is a reducing agent which supplies electrons to others? जो दूसरे Yes, को sir. इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, कैन आई से? Yes, sir. ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स खुद ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो प्लीज ट्राई टू Hmm. कनेक्ट दिस। तो कैन आई से दैट मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट? बोल सकता हूँ मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देता है, लूज Hmm. करता है, Yes. राइट? तो दैट मीन्स मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रॉन सप्लायर्स, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। Yes. तो कैन आई से आई कम होने से रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट विल आल्सो इंक्रीज। जिसका आई Reducing कम है, strength and रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, आर एस मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो जिसका आई कम है उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, और जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन इजीली सप्लाई कर सकता है, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर okay. सकता है ना? Hmm. तो Yes. मुझे आई से मेटेलिक कैरेक्टर कनेक्ट हुआ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी कनेक्ट हुआ, एंड बोथ ऑफ देम आर इनवर्सली रिलेटेड टू आई। सो यू कैन कंपेयर डिफरेंट कैरेक्टर्स बाय कनेक्टिंग विद आई। तो देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होने से आई डिक्रीज होता है, और अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगा। क्लियर? 1 second. Hmm. चलो, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। तो लेट्स से ये एक एलिमेंट है एम, इसके साथ अगर ऑक्सीजन कॉम्बाइन कर रहे, ठीक है, let's say A is an element which combines with oxygen to give or to produce an oxide. तो this oxide A element का oxide है। अब तुम्हें शायद पता होगा मेटल का ऑक्साइड्स बेसिक नेचर का होता है, yes or no?
Yes. मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मेटल का जो ऑक्साइड दे आर बेसिक नेचर, नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, N2O5, ये सारे एसिडिक नेचर का होता है ना। Yes, sir. तो कैन आई से अगर कोई एलिमेंट का आई कम होगा तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एंड विच कंक्लूड्स, तो फिर इसका मेटेलिक, इसका जो ऑक्साइड है उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, Yes, sir. राइट। अगर कोई एलिमेंट का Hmm. आई कम है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका जो ऑक्साइड है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, Hmm. ठीक है। और अगर ये ए नॉन मेटल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो Yes, sir. मेटल्स विथ लो आई, आई कम मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो फिर ऑक्साइड्स ज्यादा बेसिक होगा। नॉन मेटल्स का जो हाई आई होता है तो उसका ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। Yes, sir. लेट अस टॉक अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड क्या है? अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना लेता है तो यू कैन कॉल इट हाइड्राइड ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो लॉजिक सिंपल है, तुम्हें पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर जितना, इस एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, इस हाइड्राइड का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा कब होगा? व्हेन इसका आई विल बी लेस। Hmm. तो अगर कोई किसी एलिमेंट का आई लेस होता है और मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो वो हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड बनाता है दैट विल बी ऑफ, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये हाइड्राइड का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। जैसे सोडियम एल्यूमिनियम मेटल्स जो है, इसका हाइड्राइड्स दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जब नॉन मेटल्स का हाइड्राइड्स ले लो जैसे HCl, वाटर, अमोनिया, दे आर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट्स। Okay. मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू दैट, ठीक है। What is the reasoning though? व्हाट इज, What is the reason why they are weaker compared to hydrates? तो क्या होगा कि ये जो मेटल हाइड्राइड्स होगा ना, ये जो हाइड्राइड्स होगा, मेटल का जो हाइड्राइड्स होगा, ये आयनिक कैरेक्टर का होगा। मेटल विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड ये हाइड्रोजन विल टेक द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड बिकम माइनस। Okay. यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा। अगर हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे को सप्लाई कर सकता है इजीली एंड बिकम Hmm. गुड रिड्यूसिंग एजेंट, Okay. ठीक है। Yes. So I think that is where we will end IE, right? And this is a quick summary of the whole IE which you can look at later. मैं जब PDF दे दूंगा तुम देख सकते हो। Whatever you have learned in this part, this is the quick reference, ठीक है। So I think Okay, we sir. are done with IE. Next there will be electron affinity and electronegativity which we are going to discuss in the next class. अगर if we can complete both of them तो वो करेंगे, otherwise इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट करके थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Okay, sir. तो चलो खत्म करते हैं आज।